मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। बात शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध कर लें कि इस कार्यक्रम के समापन पे आप एक डिस्क्रिप्शन पाते हैं, वहाँ पर एक लिंक है, उसमें जाएं और सत्यहिंदी.com को अपने अधिकार प्रस्तुत करें, उसमें सहयोग दें। और ये क्रम है जिससे इस तरह की पत्रकारिता जो सत्यहिंदी.com करता है वो जारी रह सकती है और आप तक वो काम करके हाजिर रह सकती है जो वो अब तक करती रही है। खैर, आज हम बात करेंगे कि जो हमारे कुछ पर्यवेक्षक दावा कर रहे हैं और जिसके बहुत सारे संकेत हैं, उसमें सिर्फ ये फ़र्क हो सकता है कि जो आंकड़ा वो दे रहे हैं वो सही ना हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। ये चीन के बारे में है, भारत के बारे में है, लद्दाख के बारे में है। चीन और भारत की सेनाएं जो हैं वो इस समय लद्दाख में आमने सामने हैं। ये खबरें तो बहुत पुष्ट रूप से आ चुकी हैं। यह भी कि दोनों के बीच बातचीत भी हो रही है। 6 तारीख को एक मतलब जितना सर्वोच्च स्तर आप कह सकते हैं दोनों तरफ से उस स्तर पे बातचीत हो चुकी है। उसका क्या नतीजा निकला, उसके बारे में जो आधिकारिक बयान है उससे कोई नतीजा निकलता नज़र नहीं आता है। उससे यही नतीजा निकलता नज़र आता है कि अभी बातचीत आगे और होगी और स्तरों पर होगी। जो खबरें अब आ गई हैं कॉन्क्रीटाइज होके जिसे कहिए, वो ये है कि करीब करीब 60 किलोमीटर का हमारा इलाका ऐसा है जिसे हम हमारा समझते हैं, वो बहुत सारे इलाके को अपना समझते हैं, लेकिन जिसमें इस घटना से पहले हम दोनों लोग विद्यमान थे, वहाँ अब सिर्फ चीनी विद्यमान है। ये एक स्थिति है। इस स्थिति से कुछ लोग जो इस सरकार का बचाव करना चाहते हैं, सरकार खुद अपने बारे में वो नहीं कह रही, वो उनकी ओर से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, वो इसको एकदम ना कर देना चाहते हैं। लेकिन खुद राजनाथ सिंह जी ने आज तक को और दूसरे चैनलों को दिए गए इंटरव्यू में ये कंसीड किया है, ये शब्द है उनके, कि बहुत सारे चीनी सैनिक इधर आ गए। तो ये बहुत सारे चीनी सैनिक इधर किधर आ गए? अगर वो अपने घर में घूम रहे हैं, अपनी बाउंड्री के पीछे हैं, तो हमें आपसे क्या मतलब है? तो हम आप क्यों परेशान हैं? लेकिन अगर हम आप परेशान हैं तो वो कहीं आ गए हैं, तो वो कहाँ आ गए? ये एक सवाल है जिसका जवाब देने की कोशिश हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं कर रहा है। वो इस सवाल से बचना चाहता है। राजनीतिक कारण है, समझ में आता है। आज इसी सवाल पर हम आपसे बातचीत करेंगे। सरकार ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो सरकार की ओर से बैटिंग करते हुए नजर आते हैं, जो दरअसल वो कहना चाहते हैं जो सरकार खुद नहीं कह सकती, लेकिन वो कह के उस चीज़ पे पानी डालना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम है अभिजीत अय्यर मित्रा नाम के एक कॉलमिस्ट हैं और टिप्पणीकार हैं, अंग्रेज़ी में लिखते हैं। द प्रिंट में उन्होंने 3 लेख लिखे। ये 6 तारीख की बातचीत से पहले की बात है, चूँकि उस समय तक बहुत सारे अखबारों में और मीडिया में ये बहस आ चुकी थी। और एक और रक्षा मामलों के बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं अजय शुक्ला। अजय शुक्ला की बहुत सारी रिपोर्ट्स आ गई थी इस बारे में। उसके बाद एक जनरल पनाग है, उनका बयान आ चुका था। वो उसी एरिया में तैनात रह चुके थे और पहले 2009 के आसपास, और उन्हें उस पूरे भूगोल की जानकारी थी। तो उन्होंने उस भूगोल के आधार पर तथ्यगत बताया कि कितना एरिया हमारा इस मामले में चीन के सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिया है और वहाँ पक्की सड़क बना ली है और इस्टेब्लिशमेंट कुछ इस तरह का कर लिया है जो तत्काल पीछे न जा सके। और ये सब इस बीच हुआ है। तो उसके बाद ये बवाल बढ़ गया था, लेकिन जनरल पनाग को सिद्ध किया गया कि वो कुछ आप समर्थक हैं। उनकी बेटी आप से चुनाव लड़ चुकी है चंडीगढ़ से, जो एक अभिनेत्री है गुल पनाग, और कहा गया कि उन्होंने भी आप ज्वाइन किया था, इसलिए उनको खारिज कर दिया गया। लेकिन ये तो कोई मतलब नहीं होता। वो एक सेना में जनरल थे, वो किस दल में गए इससे क्या मतलब है। और आज वो एक बात कर रहे हैं, वो एक दलीय बात नहीं है, वो सीमा की बात है। खैर, वो बात हुई। और अजय शुक्ला को ये कहा गया कि उनकी बैकग्राउंड कहीं कांग्रेस से मिलती है, पता नहीं कहाँ से मिलती है। ये सब कह के उनकी बातों को नकारने की कोशिश लगातार जारी है, लगातार उपलब्ध है। लेकिन कोई इस बात का जवाब नहीं दे रहा है कि जो हमारे देश के रक्षा मंत्री ने टेलीविज़न चैनल पर
कंसीड किया कि चीनी सैनिक आ गए, बहुत सारे चीनी सैनिक आ गए, तो कहाँ आ गए? तो ये बात अभी बहुत स्पष्ट नहीं हुई, लेकिन कुछ तो बात है। अगर वो ऐसा नहीं है तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को क्या जरूरत पड़ी है कि वो कह रहा है कि हम मीडिएशन में आना चाहते हैं? जो भारत और चीन के बीच आपस में तनाव हो गया है, इसको मैं ठीक करा दूंगा, ये उसका बयान आया। भारत ने उसको नकारा कि नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं। ऐसा क्या है कि जितनी डिबेट्स हुई हैं अभी तक टेलीविजन चैनलों में मैंने मॉनिटर की हैं, उनमें किसी में भी एक भी सैनिक अधिकारी ने जो वहां पोस्ट रहा हो, इस बात को जो जनरल पनाग ने कहा है या अजय शुक्ला ने लिखा है, सीधे सीधे खारिज उस तरह से नहीं किया जैसा ये लेखक अभिजीत अय्यर मित्रा कर रहे हैं, बल्कि ऐसा है कि उनमें से बहुत सारे लोगों ने उसके तथ्यों को स्वीकार किया है। एक है ऐसे जनरल संजय कुलकर्णी। जनरल संजय कुलकर्णी ने 6 तारीख को, उस समय जब हमारे देश के सेना के बहुत वरिष्ठ अधिकारी चीन की सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लद्दाख में एक पॉइंट पर इस मामले में उच्च स्तरीय वार्ता कर रहे थे, उस समय चल रहे एक कार्यक्रम में दिन के समय श्वेता सिंह के सामने बातचीत करते हुए जनरल संजय कुलकर्णी भी वहां तैनात रह चुके थे और एक और जनरल वहां उपलब्ध थे। उन दोनों ने कहा कि हम लोग पॉइंट 8, इसमें 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है जो नक्शे में भी आप देखेंगे। एक है पॉइंट 8 तक हम गश्त लगाते थे और उनके लोग भी पॉइंट 4 तक आ जाते थे। ये इन दोनों जनरल ने कहा कि पॉइंट 8 तक हम अपना हिस्सा मानते थे और हमारे सैनिक वहां गश्त लगाने जाते थे, वो अपना मानते थे, वो पॉइंट 4 तक आ जाते थे। यानी ये तो सही है कि वहां एक सीमा विवाद हमारे उनके बीच है, लेकिन हम जहां तक अपना मानते थे और जहां तक जाते थे, आज हम वहां नहीं हैं। ये तथ्य है। ये तथ्य अभिजीत अय्यर मित्रा ने भी अपने लेखों में मान लिया है कि अब हम पॉइंट 8 पर जाने की स्थिति में नहीं है। पॉइंट 8 से पॉइंट 4 तक चाइनीज आके भर गए और उन्होंने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, सड़कें बना दी हैं, हेलीकॉप्टर लैंडिंग कर रहे हैं, बहुत सारे हथियार जमा कर लिए हैं। ये सब आप अभी आगे की डिटेल्स में देखेंगे। इस बीच 2 और डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये है कि भारत में रह रहे चीनी नागरिकों को जो विभिन्न कंपनियों में काम करते हैं, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग चीन का भारत में होता है और भारत में जो माल चीन का बिकता है उसमें से बहुत सारा यहीं बनने लगा है। टेलीफोन्स में तो बहुत सारी कंपनियां सब चीन की हैं। तो उनमें काम कर रहे चीनी लोगों में से लोगों को वापस आने के लिए कहा गया है। हालांकि इस बारे में दूसरे स्पष्टीकरण हैं, लेकिन ऐसा कहा गया था इस घटना के शुरू होने से पहले ही और उसके दौरान भी बात आई थी। और दूसरे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है जिसकी खबर आज ही आई है, और वो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट नाम का जो उनका अखबार है उसमें आई है कि ये जो पश्चिमी कमांड है जो तिब्बत और भारत के बॉर्डर को देखती है, इसमें जो उनका नेतृत्वकारी कमांडर थे वो थे ही वेई डोंग। उनके नाम कुछ इस तरह से होते हैं, उच्चारण करने में गलती हो सकती है। ही वेई डोंग करके उनके पूर्व कमांडर थे यहाँ पर, जो करीब 63 वर्षीय थे। उनको यहाँ से हटा लिया गया है। अभी आज ही की बात है ये मतलब कल फैसला हुआ होगा, आज इसकी चर्चा हुई है। और उसकी जगह कंपैरेटिवली एक नौजवान ऑफिसर जो जिनको बहुत प्रॉमिसिंग माना जा रहा है, जो सेना में बड़ी तेज विकास करते हुए नजर आ रहे हैं, शी जिनपिंग के बड़े विश्वस्त भी बताए जाते हैं, उनका नाम है शू क्विलिंग। वो करीब 57 वर्षीय हैं। उनको तैनात किया गया है और वो इस समय ग्राउंड फोर्सेस जो है उसके कमांडर रह चुके हैं और चीन के पिछले करीब 5 फील्ड ऑपरेशंस में से 4 में उनका रोल रहा है। तो उनको बहुत आधुनिक और इस समय जो राष्ट्रपति हैं उनके करीबी मानने के अलावा प्रवीण माना जा रहा है मिलिट्री के टर्म में, अगर आप कहें, और नौजवान भी हैं तुलनात्मक रूप से, तो उनको यहाँ पोस्ट किया गया है। चीन में जो लोग यहाँ तिब्बत और इस तरफ पोस्ट होते हैं उनको कम समय के लिए किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ काम करने वाले सैनिकों और अफसरों दोनों को कम समय के लिए ही करना उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। तो ये एक परिवर्तन भी इस बीच हुआ है, ये दर्ज किया जाना चाहिए। जो और सूचनाएं आई हैं अभी ताज़ी सबसे ज़्यादा तो ये थी कि उनके हेलीकॉप्टर्स वहाँ गश्त लगा रहे थे। तो हमको भी अपने
जो लड़ाकू विमान हैं उनको इस इलाके में पेट्रोलिंग के लिए कहा गया कि वो भी तैयार रहें और ज़रूरत पड़ने पर हवाई उड़ान भर के अपनी सीमा में अपनी उपस्थिति का एहसास दिखाएं, जिससे दूसरा देश ये न समझ सके कि हमने मैदान खाली छोड़ रखा है। दूसरे, वहाँ जो गलवा घाटी है, गलवा घाटी, जिसके जहाँ से ग्लेशियर्स का पानी गल के और हमारी नदियों में आता है, वो एक पानी का एक बड़ा स्रोत है उस पूरे इलाके में, और उससे फिर नीचे आता है। हम लोगों के यहाँ बहुत सारी नदियाँ तराई की उससे बनती हैं। उसके पानी को रोक देने की भी शिकायत आई है। उसको तो इस अभिजीत अय्यर मित्रा ने भी स्वीकार किया है, लेकिन इनका ये कहना है, इनके ट्वीट्स से मैंने फॉलो किया, इनका देखा क्या क्या कहते हैं, तो इन्होंने कहा है कि अभी मैं उसके डिटेल्स नहीं पता कर पाया हूँ, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो एक स्वीकारोक्ति ये भी आ गई कि चीन न सिर्फ वहाँ पहुँच चुका है, बल्कि वहाँ अब कई चीज़ें वो कंट्रोल कर रहा है, जिसमें पानी भी एक शामिल है, और ये पानी बहुत उपयोगी पानी है हमारी अपनी ज़रूरतों के लिए। तो अगर वो वहाँ नहीं है तो वो कैसे ये सब कंट्रोल कर रहा है? ये सब एक्शन पहले तो कभी हुए नहीं, ये एकाएक कैसे शुरू हो गए? हमारे ही अखबारों ने, हमारे ही न्यूज एजेंसीज ने, सब ने रिपोर्ट किया कि उनके हेलीकॉप्टर्स का पूरा बेड़ा वहाँ उड़ रहा था, और उसके लिए जाहिर है कि हेलीकॉप्टर्स के लिए हेलीपैड्स वैड सब बने होंगे, सब इंफ्रास्ट्रक्चर बना होगा। हम इसको इसलिए इस तरह से देखते हैं कि ऐसा ही नकार हम डोकलाम के मामले में हमने पाया था। डोकलाम में क्या हुआ था? डोकलाम एक जगह है जिसको लेके भूटान और चीन के बीच आपस में बातचीत हो रही है, विवाद भी आप कह सकते हैं उसे। जो भूटान कहता है कि वो उसका इलाका है, चीन कहता है कि वो उसका इलाका है। चीन तिब्बत के पुराने सारे इलाकों को अपना बताता है, उसकी वजह से ये सब विवाद होते हैं। चीन ने वहाँ क्या किया कि अपनी सड़क लगातार वो हर साल कुछ न कुछ बढ़ाता रहता है, तो वो बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी जगह तक आ गया कि वहाँ से थोड़ी ही दूर एक ट्राई जंक्शन है, जिसमें भूटान, तिब्बत और भारत की ऊंचाई आके वहाँ पे ख़त्म होती है, और उसके नीचे भारत की एक सुरक्षा सड़क जाती है जो हमें जोड़ती है उस हमारे अपने जो उत्तर पूर्व के सारे इलाके हैं उनसे। अगर उस सड़क के ऊपर चाइनीज़ आके बैठ जाए ट्राई जंक्शन पे, तो हमारी सुरक्षा तो वहाँ से एकदम ख़तरे में पड़ जाएगी। हमारा ट्रांसपोर्टेशन कभी भी वो ब्लॉक कर सकते हैं। एक सैनिक स्थितियों के लिए ये सब जरूरी होता है कि हाइट्स आपके पास हो। वैसे ही 1962 के बाद से और परिस्थितिवश और तिब्बत को ले लेने की वजह से मैक्सिमम हाइट्स, हमारी और चीन की सीमा करीब 3500 किलोमीटर है। इस सीमा पर ये पहाड़ी इलाके ही हैं ज़्यादातर, और हिमालय के पहाड़ी इलाके हैं। इनमें करीब करीब 70% हाइट्स सीधे सीधे चीन के पास है, 30% में भी ज़्यादातर पर वो बेहतर कंडीशन में है, और ये डिस्प्यूट की स्थिति है ही है। तो वो पहले से ही बहुत बेहतर पोजीशन में है, और ये छोटी छोटी जगहों पर जहाँ भी संभव हो पा रहा है वहाँ और बेहतर वो करता जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर उसने हमसे पहले बना लिया, हमने निश्चित तौर पर उसमें लापरवाही की थी, और इसके लिए सरकार को, मोदी सरकार को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने अपने समय में इंफ्रास्ट्रक्चर इन इलाकों में बनाने की काफ़ी तेज पहल की है। डोकलाम के इलाके में तो सीधे अंदर डोकलाम में हम नहीं जा सकते, लेकिन डोकाला एक जगह है उससे नीचे आके जो सिक्किम से जाती है, वहाँ हमने सड़क बनाने की कोशिश की है, और 2021 तक हम शायद वहाँ सड़क पूरी कर लें। इस इलाके में भी जहाँ अभी विवाद हो रहा है, उसमें मूल मुद्दा जो है वो द ग्लोबल टाइम्स, जो चाइना का कहा जाता है कि पार्टी का मुखपत्र है, अंग्रेजी का बड़ा अखबार है, और उसमें जो चीज़ें निकलती हैं बाद में हम पाते हैं कि वही उनके सरकार का भाष्य होता है। उनमें जो अभी तुरंत का लेटेस्ट लेख है, उस लेख का अंत यही है, अंत में वो बात उनके पेट से निकल आ रही है कि भारत वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बना रहा है, वो सड़क क्यों बना रहा है। तो दरअसल भारत ने एक सड़क इस बाउंड्री के पास बनाई है, जो बना रहा है, जिसको आगे तक विकसित कर रहा है, एक हवाई पट्टी तक वो जाती है। उस सड़क को बनाने से चीन हमें रोकना चाहता है, और ये रोकने के लिए वो बहुत सारे पॉइंट्स पे मूवमेंट कर रहा है। सिक्किम में उसने मूवमेंट किया था, वहाँ 9 मई को आप जानते ही हैं छोटे मोटे स्क्रिमिश हुई, ढेलेबाजी हुई, धक्का मुक्की हुई, हमारे बहुत सारे सैनिक घायल हुए, उनके फोटो वोटो उन्होंने बनाए। अभी बीच में जब सोशल मीडिया पे ये वार चल रही थी तब वो ऐसे फोटो उन्होंने रिलीज कर दिए थे,
जिसमें हमारे सैनिकों को रस्सी से बांधे बांधे हुए हैं। बाद में खैर आपस में बातचीत हो जाती है, सब एक दूसरे को छोड़ दिए जाते हैं, कोई किसी के यहाँ गिरफ्तार नहीं है और कोई ऐसी घायल ही हुए हैं लोग। लेकिन जापान टाइम्स और ऑस्ट्रेलियन अखबारों ने और ब्रिटिश अखबारों ने सब ने यही लिखा कि भारतीय ज़्यादा घायल हुए और अस्पतालों में हैं। तो ये सब स्क्रिमिश सिक्किम में हुई थी पिछले महीने मई में, और अब ये हम देख रहे हैं मई और जून में दूसरी ये हमने लद्दाख की घाटी में देख ली। तो हमें इन चीज़ों को जैसे ये है ऐसे ही देखना होगा। आपने देखा ही, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि हमने दोनों देशों की जो सैनिक सामर्थ्य है उसके बारे में एक चार्ट, तो ये लेटेस्ट है, ये हमारी सामरिक दोनों देशों की स्थिति है। जैसा कि हमारे राजनेता और उनके राजनेता भी बयान देते हैं कि भारत और चीन आपस में बातचीत करके अपने मामले सेटल करना चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते। अच्छी बात है, किसी भी दुनिया में किसी भी मामले पर लड़ाई होना अच्छी बात नहीं होती, ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा दोनों देशों के नेता सोचते हैं। लेकिन भारत के साथ एक विसंगति ऐसी है कि जो हमारी इस समय राजनीतिक प्लेटफॉर्म है वो पाकिस्तान से हर मिनट लड़ाई की ही बात करने पे टिका हुआ है। उसकी सारी राजनीति, सारे राज्यसभा चुनाव, उसका तो ग्राम प्रधान तक का चुनाव पाकिस्तान पर केंद्रित है। उसने सारे टेलीविजन चैनलों को भेड़िया बना के और गुंडा बना के और लोफर बना के छोड़ दिया है, जो दिमाग चर जा रहे हैं पूरे समाज का। उन्होंने नरक कर दिया है, हमारी सोच समझ कुंद कर दी। हमारी जो ये समस्या है इसमें बहुत कुछ उसका योगदान है कि हम एक नकली लड़ाई हरदम लड़ते चले जा रहे हैं पाकिस्तान से। सच्चाई ये है कि हम लड़ नहीं सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? जब हम चीन से नहीं लड़ सकते तो हम पाकिस्तान से इसलिए नहीं लड़ सकते, चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ रुपए पैसे, सैनिक साज सामान, सामरिक हित सब में कैसे जुड़े हुए हैं, इन चीजों को देखना होगा। तो आपको चीन, जब आप चीन से नहीं लड़ सकते, क्यों नहीं लड़ सकते वो तथ्य आपके सामने अभी चले गए। इसलिए आप नहीं लड़ सकते, आपकी इकोनॉमी उससे 5 गुना नीचे है, 5 गुना। और सामरिक सामर्थ्य वो जब चाहे तब आपसे कई गुना बढ़ा लेगा। इसी सामर्थ्य की वजह से आबादी भी उसके पास आपसे कम नहीं है। उसके पास अभी जो सेना है वो आपसे ऑलमोस्ट दुगने के बराबर है, रिजर्व सैनिक भी आपसे बहुत ज्यादा है। तो आप कहीं से वो स्थिति बनती नहीं है। पहले 62 में आप एक नुकसान बहुत बड़ा उठा चुके हैं। इन सच्चाइयों की वजह से आप उससे नहीं लड़ सकते। लेकिन इसी तरह की सच्चाइयां जब आप दूसरे बॉर्डर पर नहीं देखते और दूसरे को कमजोर पाते हैं, पाकिस्तान को आबादी में कम पाते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर पाते हैं, सेना में कम पाते हैं, हथियारों में कम पाते हैं, तो आप वहां रोज चढ़ाई किए हुए। अगर यही काम ऐसे ही चीन हमारे साथ करने लगे तो हमारी क्या स्थिति होगी? लेकिन चीन अपरोक्ष रूप से वो करेगा। क्यों? पाकिस्तान में उसका, हम रोज कहते रहते हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उसने कराची के पास ग्वादर में एक बहुत बड़ा पोर्ट बना दिया है और एक पूरा सिस्टम बना रहा है जिससे एशिया और यूरोप के देशों में रोड ट्रांसपोर्ट से, और खुद अपने चीन के लिए, चीन तो खुद ही सबसे बड़ा इंपोर्टर है दुनिया का, बहुत सारा सामान उस रोड के जरिए पहुंचेगा। और वो 1 रोड 1 बेल्ट वाली उसकी एक स्कीम है जो आने वाले 2-4 सालों में बहुत ज्यादा बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है, बहुत ज्यादा बड़ा आर्थिक परिमाण वो पैदा करेगी। चीन की लंबी योजनाएं हैं बड़ी, आपके पास तो कुछ है नहीं दुनिया में के सामने ऐसी चीज रखने की, उसके पास है। आपने उसके मुकाबले में कहा हम ईरान के बगल में एक बनाएंगे पोर्ट, हमने छोटा मोटा बना दिया। क्या किया हमने उसमें? क्या हम कर सकते हैं? क्या हम बनाते हैं? हमारी आर्थिक हालत नहीं है ऐसी। हम सिर्फ बयान दे सकते हैं और फर्जी बातें कर सकते हैं। रियलिटी तो भाई आर्थिक ताकत से पैदा होती है। आर्थिक ताकत तो हम झूठे आंकड़े बनाते हैं, आंकड़े छुपाते हैं, कोर्ट्स वगैरह को मैनेज कर लेते हैं, मीडिया को हमने खरीद लिया है। ये चीज कहीं पहुंचेगी नहीं। ये कैसे समझाया जाए और ये कैसे समझा जाए? एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, हिंदुस्तान का हित देखने के नाते इस सच्चाई को हम क्यों नहीं समझना चाहते? हमारे लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन बयान दे सकते हैं, यहां लड़ने नहीं आ सकते। लेकिन पाकिस्तान के लिए चीन बॉर्डर पे बैठा हुआ है, बॉर्डर नहीं उनके बॉर्डर में घुसा हुआ है, 1 बेल्ट 1 रोड बनाए हुए है, सारे साजो सामान उनको जल्दी सप्लाई कर सकता है और इस तरह की छेड़खानी करके हमको दूसरे बॉर्डर पर डिस्टर्ब कर सकता है। आज हम अगर पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो तो चीन ऐसे ही कोई चीज छेड़ देगा, हम पता चला आधी हो जाएंगे, आधी सेना उधर आधी सेना उधर, हमारी ताकत तो ऐसे ही आधी हो जाएगी।
तो सच्चाई ये है कि हमारी राजनीतिक जो देश की सच्चाई है कि हमें पाकिस्तान और मुसलमान करने से वोट मिलते हैं, मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, बिना आर्थिक कोई समस्या हल किए, लोगों को गरीब रख के, लोगों को गरीबी बढ़ा के, लोगों को बेरोजगार रख के भी हम चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला मिला हुआ है पाकिस्तान और मुसलमान का। लेकिन उस फार्मूले से हम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, और इस परिस्थिति को जो हमारे चारों तरफ है इसकी अनदेखी कर रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है? नेपाल जैसा देश जो बिल्कुल हम पर आश्रित है, वो भी हमारे हाथ से निकल के चाइना की पॉलिसीज को अंगीकार कर चुका है। उसने भी अपना नक्शा अपने संविधान सभा में बढ़ा लिया, और अब वो भी आपसे विवादित देशों की श्रेणी में आ गया। नेपाल से भी आपका विवाद है, जिसमें 20% लोग तो आपके मूल के रहते हैं, 20% उनकी आबादी आपकी, और उनकी जाने कितनी आबादी हमारे अंदर। हमारे उनके तो रोटी बेटी सारे रिश्ते हैं। हम हमारे यहाँ से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, सबसे पहले उसी को हिंदू राष्ट्र बनाए रखने में और बनाने में लगा हुआ था। ये और बात है कि जैसे उसकी तमाम इस तरह की बड़ी असफलताएं, उसमें से एक असफलता वो भी है। तो जब तक हम इसमें सुधार नहीं करेंगे कि हमने जो आंतरिक राजनय को पाकिस्तान केंद्रित और मुसलमान केंद्रित कर दिया है, तब तक हम चीन से इसी तरह की समस्याओं में मात खाने को अभिशप्त है। क्योंकि हम अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इस अंदर की गड़बड़ी के आधार पर बहुत से मामलों में तय करते हैं, और फिर हम और हमारी सोच, आप ये संघी जो ट्रोल्स हैं, इनके जरा पेज पे चले जाइए, मित्रा साहब के चले जाइए, और किसी के चले जाइए, सब में पाएंगे बाद में अमेरिका को और ऑस्ट्रेलिया को और ब्रिटेन से इस लड़ाई को जीत लेने का इनको लगता है कि उनकी मदद से हमारा हो जाएगा। वो चीन को कमजोर दिखाने के लिए जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन सब के चर्चे करते हैं। अरे भाई समझो उस चीज को, एक जरा चित्र देखिए। ये दक्षिणी चीन सागर का चित्र है। उसमें एक चित्र पुराना है, कुछ समुद्र में ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें मनुष्य नहीं रह सकता, कहीं मिट्टी उभर आती, कहीं घुस जाती है। थोड़े बहुत ऐसी स्थिति वाले एक इलाके को इसने फिलीपीन से लीज पे लिया, और उसके बाद दूसरा चित्र देखिए कि उसका क्या हाल किया कुछ दिनों में विकसित करके। उसने पूरा एक द्वीप बना लिया। वहां अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, साउथ कोरिया भी है, सब है। वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते चीन से। उसने वहां पूरा द्वीप बना लिया, और अब वहां पे उसने जहाजी बेड़ा तैनात कर दिया है। और जब अब गश्त लगाने अमेरिका के जहाज उड़ते हैं, तो वहां से जहाजी बेड़ा जो चीन का है, नीचे जो स्टेशन बने हुए, वहां से वार्निंग जाती है उनको कि आप चीन की सीमा में दखल कर रहे हैं, यहां से भाग जाइए। ये दक्षिणी चीन में अमेरिका का हाल है, जिसके भरोसे तुम लद्दाख की लड़ाई लड़ रहे हो। ये मूर्खता का पहाड़ खड़ा कर लिया है। अपने हर आदमी को, किसी को कांग्रेसी बता दोगे, किसी को आपिया बता दोगे, किसी को कुछ बता दोगे, सच्ची बात सुनोगे नहीं, सच्ची बात जानोगे नहीं, और उसके बाद इस मूर्खता से वहीं पहुंचोगे जहां पहुंच गए हो कि 10 करोड़ लोग तुम्हारे सड़क पे पैदल चलने को निकल आए, तुम्हें पता ही नहीं था। तो बहुत विनम्र निवेदन है, ये देश की सीमाओं का सवाल है, इसको मजाक न बनाइए, वरना ऐसे ही जमीनों के टुकड़े हम खोते रहेंगे और शूरवीर घर में बने रहेंगे। ये शूरवीरता हमें कहीं नहीं पहुंचाएगी, दानिशमंदी पहुंचाएगी। तो इसमें उन लोगों का सहयोग लीजिए, इसमें ही नहीं बल्कि हर बात में उन लोगों का सहयोग लीजिए, और अपने आप को ही देशभक्त का सर्टिफिकेट देने वाला और देशभक्त समझने वाला विचार छोड़ दीजिए। पूरा देश देशभक्त है। होंगे कुछ लोग, वो होते हैं हर समाज में, लेकिन देश देशभक्त है। और सबकी राय शामिल करना, सब बातों को, सारी चीजों को मिला के समझना, यही किसी देश को मजबूत बनाता है, और इसको छोड़ने वाले कभी दुनिया में किसी ने मजबूत नहीं देखे। आज इतना ही, इसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, कंटिन्यूअस आपके पास नए नए डेवलपमेंट्स लेके आते रहेंगे। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।